नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आज बात मंत्रिमंडल विस्तार, किसको कौन सी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की एक बड़ी बैठक हुई और बैठक में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे पर चर्चा की गई। वहीं हाईकमान से भी इस संबंध में हरी झंडी मिल चुकी है और इस बात की पुष्टि खुद बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने भी की है। उन्होंने बताया है कि पिछले लंबे समय से कैबिनेट के रिक्त पदों को भरने और दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चाएं हैं और बैठक में 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्व बांटने पर सहमति बनी है। जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। और आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार दायित्व का बंटवारा कर चुके हैं और अब माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी के भीतर अभी भी असंतोष है और इस असंतोष को कम करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। सवाल यही है कि क्या राज्य में कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा होगा। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारा हो सकता है। मुख्यमंत्री धामी को इस संबंध में हाईकमान से भी हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं बीजेपी विधायक अपने अपने समीकरण बिठाने में एक बार फिर से जुट गए हैं ताकि उनके हाथ मंत्री की कुर्सी लग सके, जबकि पार्टी के वरिष्ठ नेता भी राज्य मंत्री बनने का सपना संजोने लगे हैं। प्रदेश में दायित्वधारियों को 2 सूची जारी करने के बाद माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। इस बीच राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की भी खबरें तेज हो गई हैं। बहुत बड़े प्रतिभावान मुख्यमंत्री हैं, संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है, उनके नेतृत्व में उत्तराखंड विकास कर रहा है। और बदलने की बात मेरे ख्याल आप कहीं से कहां जुड़े हो, किससे जुड़े हो, मुझे मालूम नहीं। परिवर्तन के लिए अभी हाल में अपने प्रदेश नेतृत्व की बैठक हुई है और उस बैठक में ये परामर्श हुआ, ये चर्चा हुई है कि कैबिनेट के रिक्त पदों को भरना और प्रदेश के अंदर ऐसे हमारे बहुत सारे सीनियर नेता हैं जो समाज के क्षेत्र में किसी विषय के क्षेत्र में लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं। उनको राज्य सरकार में दायित्वधारी के रूप में नियुक्त करने का विषय है। इन दोनों विषयों पर चर्चा हुई है और जानकारी मिली है कि सरकार में कैबिनेट के रिक्त पदों को भी भरने के विषय में यथाशीघ्र भरने का निर्णय हुआ है और राज्य में दायित्वधारियों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई है। मुझे लगता है कि करीब 3 दर्जन वरिष्ठ पदाधिकारियों को दायित्वधारी के रूप में जो है नियुक्ति करने का उस पर निर्णय हुआ है, सहमति बनी है। तो उम्मीद करते हैं कि यथाशीघ्र उस पर जो है नियुक्तियां होंगी और इससे कार्यकर्ताओं में भी एक सकारात्मक संदेश जाएगा, क्योंकि पार्टी में लंबे समय से लोग काम कर रहे हैं। पार्टी के काम करने के साथ साथ में वो विभिन्न क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कैबिनेट के 4 पद रिक्त चल रहे हैं। पिछले वर्ष मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार दायित्व का बंटवारा कर चुके हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि 3 दर्जन से ज्यादा नेताओं को दायित्व बांटे जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि पार्टी के भीतर भारी असंतोष है और इस असंतोष को कम करने के लिए ये बातें कही जा रही हैं। हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मौजूदा समय में मुख्यमंत्री खुद अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। देखिए, कोई कैबिनेट का विस्तार करने
क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का इरादा नहीं है। ये तो जो असंतोष व्याप्त हो रहा है विधायकों में, उसको साधने के लिए बार बार गाजर लटकाई जाती है। ऐसी गाजर हमने उस समय भी संगठन को लटकाते हुए देखा जब दायित्वधारियों को दायित्व बांटने की बात हो रही थी। तो एक नहीं दसियों बार अनाउंसमेंट किया गया कि दायित्व जल्दी बांटे जाएंगे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। उसी तरह से अब मुख्यमंत्री भी अपनी कुर्सी बचाने की पूरे कवायद कर रहे हैं। उनकी खुद की कुर्सी जो है खतरे में बताई जा रही है। अफवाहों का बाजार गर्म है कि बहुत जल्दी तब्दीलियां हो सकती हैं, यहाँ नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार करने का उनका कोई इरादा नहीं है। और जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, जो मंत्री ऑलरेडी अपनी पोजीशन पर हैं, वो कितना अपने विभागों को और मंत्रालय को संभाल रहे हैं। भ्रष्टाचार में व्याप्त हैं सारे विभाग, और ऐसे में ये नए मंत्री मिल भी जाएंगे तो क्या फायदा होगा उत्तराखंड का, और अगर नहीं भी मिलते तो कोई नुकसान नहीं। मंगलुरु और बद्रीनाथ में तो सरकार पर चपात पड़ी गई है। बड़े बड़े ख्वाब इन लोगों ने देखे थे, और बड़े बड़े इन्होंने इवन की सुनने में तो यह कि राजेंद्र भंडारी जी को आश्वासन दिया था कि तुम यहाँ से त्याग पत्र दो जब वो भाजपा में शामिल हुए, और तुमको हम कैबिनेट मंत्री बनाएंगे। इस तरह का उनको आश्वासन दिया कि राजेंद्र भंडारी जैसा व्यक्ति जो है जल्दी से भाजपा की सदस्य ग्रहण नहीं करता। अब इनकी अब जहाँ रही बात अब इनकी कि हाँ भाई कैबिनेट का विस्तार करना है, सरकार के लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कैबिनेट विस्तार करने में लगभग 2 वर्ष इनको लग रहे हैं। कई चीज़ों को इनको देखना है, कई चीज़ें होती हैं। अब आगामी जो चुनाव केदारनाथ का आ रहा है, ये भी एक अग्नि परीक्षा उनकी आ रही है। उनके ऊपर भी कई आप खुद तो शंकराचार्य जी ने 228 किलो सोना की चोरी का आरोप इन पे लगा दिया है। हकीकतें वो दिखी भी है, अखबारों के माध्यम से कुछ उस समय दिखा भी था वहाँ पे। अभी भी वहाँ पे भाजपा का नेता जो है पूर्व विधायक मनोज रावत जी ने सीधे आरोप लगा दिया, उनको चुनौती उनको दे दी है। देखिए, हमारे राज्य में 4 कैबिनेट मंत्रियों का काफ़ी लंबे समय से रिक्त चल रहा है, लेकिन मंत्रिमंडल का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विशेषाधिकार है। इसलिए इस पर भविष्य में कब और क्या निर्णय होगा ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय नेतृत्व ही बता पाएगा। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार और दायित्व बंटवारे की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पिछले लंबे समय से पार्टी के वरिष्ठ नेता इसका दावा तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या एक बार फिर पार्टी के नेताओं का दावा हवा हवाई है? क्या पार्टी के भीतर पनप रहे भारी असंतोष को ऐसी खबरों से शांत किया जा रहा है? आखिर क्यों मुख्यमंत्री इतने समय बाद भी इस संबंध में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं? सवाल ये भी है कि क्या 3 दर्जन नेताओं को दायित्व बांटने और मंत्रिमंडल विस्तार से राज्य पर वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में चर्चा आज इसी बात को लेकर, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, दायित्व बंटवारे को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं जोरों पर हैं और विपक्ष को इस बात पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा भी, दायित्वों का बंटवारा होगा भी या नहीं। इसी से चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष नौटियाल जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शांति प्रसाद भट्ट जी हैं यूकेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत कुंवर जपेंद्र जी से ही कर लेते हैं। कुंवर जपेंद्र जी, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, दायित्व बंटवारे को लेकर 3 दर्जन पदाधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है, क्या ये निर्णय लिया जा चुका है कि दायित्व का बंटवारा अब हो जाएगा? क्योंकि विपक्ष को इस बात पर भरोसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और चिंता कांग्रेस को हो रही। अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस ये बहुत अच्छी तरह जानती है कि अब शायद भविष्य में उत्तराखंड की जनता का भरोसा हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी है। और जैसे अभी हम सुन रहे थे अपने किसी कांग्रेस के साथी का वक्तव्य, तो उनका कहना था कि राजेंद्र भंडारी जी को कैबिनेट मंत्री, वो तो कैबिनेट मंत्री बनने के लिए हमारे पास यहाँ है। तो ये परंपरा कांग्रेस की थी
कांग्रेस जिस तरह से पदों का लालच देके, मंत्री पद का लालच देके, विधायकी का लालच देके काम करा करती थी और उसके नतीजे सबने देखे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जितने भी लोग आए हैं, जहां से भी आए हैं, जिस दल से आए हैं, बिना किसी स्वार्थ के आए हैं, बिना किसी शर्त के आए हैं, केवल और केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए, प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाने के लिए। अब ये पार्टी और संगठन का काम होता है कि किससे उसकी योग्यता के अनुसार कहाँ भेजना है, क्या उनसे काम लेना है। बड़े से बड़ा कार्यकर्ता, छोटे से छोटा कार्यकर्ता कभी भी किसी भी पद को सुशोभित कर सकता है और उसकी जगह कभी भी किसी दूसरे को उस पे मौका मिल सकता है। तो ये बहुत अलग परंपरा है भारतीय जनता पार्टी में। राजनीति को प्रदेश हित में और सीमा भाव से करने का जो ये एक नया राजनीतिक जो आयाम है, तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी में ही दिखाई देता है, अन्य दलों में नहीं। तो सब अपनी अपनी चिंता करें। भारतीय जनता पार्टी की संगठन और सरकार अपने लोगों की, अपने कार्यकर्ताओं की चिंता करने के लिए काफी है और वो करती भी। ठीक है, ये तो जपेन जी बात की बात है कि भाई छोटे कार्यकर्ता जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको कितनी बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी देगी, कौन सा दायित्व देगी, ये तो देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है, जपेन जी आपने जो बात कही, तो ये वाकई काबिले तारीफ है। लेकिन होता कितना है असल मायने में ये भी देखना होगा। आशीष नौटियाल जी का रुख कर लेते हैं। आशीष नौटियाल जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आखिर क्यों ऐसा लग रहा है विपक्ष को कि ये सिर्फ हवाई बातें हैं, असंतोष है और खुद जो उत्तराखंड के सीएम हैं वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं? अनम्यूट करिएगा। हाँ, सोनी जी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं। हाँ, मैं कह रहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपाइयों ने ठगा नहीं। ये लोग तो दूसरे आदमी को फंसा के रखना चाहते हैं, फंसा के रखते हैं। मैं 2.5-3 साल की सरकार बनाए हुआ और मैं तो चाहूंगा 3 दर्जन में मेरे भाई कुंवर भाई का नाम भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। कई सालों से सेवा कर रहे हैं पार्टी की, तो क्या पता इनको भी मौका मिल जाए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, जो दिख रहा है सिर्फ दौड़ जो है मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी बचाने की लगी। उत्तराखंड के अंदर की बात कर लें चाहे यूपी की बात कर लें, इन दोनों में नेतृत्व परिवर्तन की ऐसी कहीं ना कहीं से सुगबुगाहट हो रही है कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला। माननीय धामी जी ने अपनी उत्तराखंड के अंदर छवि बहुत खराब कर दी है। हर बात में इनकी छवि, हर चीज में इनकी छवि दिन प्रतिदिन गिर रही है, उठ नहीं रहे हैं। भले हो सकता है अपने आप को धाकड़ कहते हैं, लेकिन धाकड़ बड़ी गलत चीजों में है। आज मुझे एक फोन आया, एक रणवीर सिंह का एक हत्याकांड देहरादून का मामला आया था, ऋषिकेश का मामला। रणवीर सिंह को घर से जो 2 पुलिस वाले उठाकर ले गए, उनका फोन आया कि मतलब वो जो बेचारे को अंदर किस तरह मारा गया, वो फोटोग्राफ भी मेरे पे आई है, किस तरह पुलिस वालों ने जेल के अंदर उसको मारा है, उन सबकी फोटोग्राफ भी आया। कल को यूकेडी ने भी उनको लेकर धरना दिया था, परिमला रावत जी भी धरने पे थी, संसद घेराव किया, सांसद यहाँ पे सचिवालय घेराव इन लोगों ने किया था। इतनी बुरी तरह उस आदमी को मारा गया है। 2 पुलिस वाले आते हैं, उनको लेकर चले जाते हैं चौकी में, और वहां उनकी वाइफ जब पीछे पीछे जाती है, उन्हें मिलने नहीं दिया जाता। अगले दिन जब जाती है तो कहते हैं कोर्ट में मिलना, कोर्ट में जाने में लेट हो जाती है। उसके बाद अगले दिन पता लगता है कि वो जब मिलने का थोड़ा सा समय मिलता है तो बताते हैं कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, इन्होंने बहुत मारा है मुझे, और उसके बाद आपको उनकी मौत हो जाती है जेल के एक बात है तो विपक्ष को, आशीष नौटियाल जी आपकी बात से एक बात तो साफ हो गई कि विपक्ष अपने अस्तित्व को और कैसे मजबूत बनाए इस दिशा में सोचने की बजाय भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चल रहा है इस ओर पूरा फोकस है। जिस तरीके से विपक्ष, बता रहा हूँ, ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ जी, एक पीड़ा है एक आदमी की जो हमें फोन करके बोल रहा है, उसका भाई जो बेचारा रणवीर मरा है, उसका भाई में फोन करके बोल रहा है कि मैं डीएम के पास चले गया, चौकी में लिखा दिया, कोई सुनवाई नहीं है। सारे लेटर मुझे भेजे उन्होंने कि आप हमारी मदद करें, आप हमारे तरफ से बोले। तो आज ये स्थिति आ गई, आप किसी को भी मार देंगे। मतलब आप अगर सत्ता में है तो आप किसी को भी मार सकते हैं, आप किसी स्तर तक गिर सकते हैं। अल्मोड़ा के एक लड़के को बेचारे को जिन्हें छोटी सी मीम बनाई, उसको तानाशाही, बिल्कुल। जपेन जी इस बात के जवाब देना चाहते हैं? आशीष जी जल्दी से जवाब लेते हैं, इसके बाद यूकेडी प्रवक्ता का रुख करेंगे। जी जपेन जी जल्दी से जवाब दीजिए। से संबंधित मामला है
जी। और लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए समान है, चाहे कोई वो लॉ एंड वर्दीधारी ऑर्डर बचा ही नहीं राज्य में, कैसी बात करें सुनिए सुनिए मैंने भूपिंदर भाई, सुनिए लॉ सुनिए एंड ऑर्डर आपकी राज्य में बचा ही राजनीतिक नहीं है, समझ खत्म आपकी हो चुका है राजनीतिक आपके समझ शासन कितनी में। आप लॉ ऑन एंड स्क्रीन ऑर्डर खत्म क्या कर आगे दिया, हो क्या जाते हैं, संबंध आप लोगों मामला है, को भी पता कोई नहीं संबंध चलता। नहीं है। आप एक और पहले आप इस बात को याद रखिए, सरकार भाजपा के नेता होने से पहले आप डियर एक इंसान है, आप लॉ कम एंड से ऑर्डर दर्द तो समझे। वो समान बंदा है। कह रहा है कि आप मुझे किसी भाजपा के नागरिक का नेताओं से बात उत्पन्न करने कोई सुनने को जाएगा तैयार नहीं है, और और कोई इसलिए भी हमें लॉ फोन एंड किया। ऑर्डर वो तो ब्रेक सही नहीं भारत तो देगा किसी करेगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे सामान्य नागरिक हो या कोई उच्च अधिकारी हो या पुलिस अधिकारी हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सबके लिए वो समान नहीं है। है लॉ एंड और ऑर्डर, इसकी चलिए, खत्म हो कानून चुका है। समान है तो किसी समान को तरीके बात से है। भी कार्रवाई होनी चाहिए। जपेन जी, अगर ये सवाल विपक्ष उठा रहा है तो वाकई कितना चुस्त और दुरुस्त है कानून व्यवस्था, इस पर सवाल उठता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर कह देंगे कि भाई भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, तो वो 100% सच नहीं हो जाता है। यूकेडी प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं, वापसी करेंगे शांति प्रसाद भट्ट जी का। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या लगता है यूकेडी को, होगा भी दायित्व का बंटवारा या फिर महज एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है? देखिए, निश्चित रूप से सोनी जी, देवभूमि के दंगल में आप जो चर्चा कर रही हो, जी। ये लोकतंत्र के ऊपर बड़ा प्रश्न चिन्ह भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में खड़ा किया है। लोकतंत्र में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार अपना कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं कर पा रही है, तो ये समझा जा सकता है कि लोकतंत्र उत्तराखंड में खत्म हो चुका है। लगभग 2 वर्ष होने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। ऐसे में अगर अभी तक 4 कैबिनेट मंत्रियों की कमी है, तो ये बताया जा सकता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री जो है केंद्र के दबाव में अपने यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्रियों का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, कार्यकर्ताओं में जो निराशा अभी 2 चुनाव हारने के बाद भाजपा में आई है, तो उनको निश्चित रूप से ऑक्सीजन देने के लिए उनको भी लालच दिया जा रहा है कि आपको कैबिनेट राज्य मंत्री का जो दर्जा दिया जाएगा। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि उत्तराखंड के अंदर तुम्हारे से कैबिनेट नहीं बनाई जा रही है, कैबिनेट लोकतांत्रिक निर्णय नहीं ले पा रही है, जनता सड़कों पे आंदोलन कर रही है। आज ही बेरोजगार संघ का आंदोलन था, कल रणवीर इनकाउंटर को लेकर उत्तराखंड की सड़कों पर एक ही आवाज उठ रही थी कि एक रणवीर जो उत्तर प्रदेश का था उसकी हत्या होती है तो सीबीआई जांच यही भारतीय जनता पार्टी कराकर अपराधियों को जेल डालती है, 18 पुलिस वालों को उम्र कैद होती है। दूसरा, उत्तराखंड का मूल निवासी रणवीर, उसका इनकाउंटर, उसको जो है पुलिस मारती है, वो मर जाता है, उसके लिए यहाँ पर एसआईटी जांच तक नहीं होती। इससे पता चलता है कि देवभूमि के मूल निवासियों की क्या दुर्गति उत्तराखंड के अंदर इस भाजपा शासन में हो चुकी है कि वो न्याय के लिए सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। ना पुलिस सुन रही है, ना सरकार सुन रही है। ऐसे में ये कैबिनेट विस्तार करें, लाल बत्तियां बांटें, इससे उत्तराखंड का क्या भला होने वाला है? सोनी जी, सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को सनातन धर्म की पार्टी कहती है, और सनातन धर्म को बचाने के लिए सनातन धर्म के सर्वोच्च गुरु शंकराचार्य आज घूम घूम कर कह रहे हैं कि राजनीतिक विमान पार्टी है, ये चंदा चोर पार्टी है, ये सोना चोर पार्टी है। जब ये घोड़े खच्चरों पर फोटो खिंचवा खिंचवा के कह रहे थे कि इतने 18 खच्चर सोना आ रहा है, जब अखबार बड़े बड़े छाप रहे थे कि केदारनाथ में इतना सोना का जो है आगमन हो चुका है, ट्रकों की जांच हो रही है, ट्रक बड़ी सुरक्षा के साथ आ रहे हैं, तब ना केदार मंदिर के किसी नेता ने जो है कभी खंडन नहीं किया। जब शंकराचार्य आरोप लगा रहे हैं तो इनके नेता कूद कूद कर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वहां कोई सोना चोरी नहीं हुआ, कोई सोना नहीं आया। नहीं, बात तो ये भी कही गई ना, अगर इस मसले की बात की जाए, हालांकि ये मुद्दा नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर अगर बात की जाए तो इसमें ये कहा गया है ना कि सबूत के आधार पर इसके सबूत अगर हैं तो उनको सामने रखिए, उस आधार पर आगे बातचीत, इस पर सुनवाई होगी या सुप्रीम कोर्ट तक ये मसला जाएगा। इस तरीके की बातें निकलकर सामने आई, अगर आपने सुनी होंगी। शांति जी, मैं वही बात कह रहा हूं कि यदि शंकराचार्य जी जो आरोप लगा रहे हैं यदि वो गलत है तो कार्रवाई करो ना, बताओ ना कि वो 18 खच्चर जो बिल्कुल शंकराचार्य जी को सबूत देना चाहिए ना। आरोप लगाना, आप यूकेडी से हैं और आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, या विपक्ष का काम है ऐसे मसलों को उठाना, ठीक है, लेकिन अगर कोई सबूत नहीं है शांति प्रसाद जी, तो बिना सबूत के वो मसला कैसे हल होगा, बताइएगा जरा। कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी कितनी जो 2 साल में अपने कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इसलिए विपक्ष सवाल उठा रहा है क्योंकि विपक्ष को उम्मीद नहीं है कि मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ बदलाव होगा उत्तराखंड में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे जब। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं अरुण शर्मा जी आका, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। अरुण शर्मा जी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर इतना हो हल्ला क्यों? विपक्ष को भरोसा नहीं इस बात पर और एक माहौल बनाने की कोशिश क्या महज की जा रही है, या वाकई दायित्वों का बंटवारा होगा? लगता है कि ये भाई 4 पद जो रिक्त पड़े हुए हैं इनको फुलफिल किया जाएगा? सोनी जी देखिए, क्योंकि मंत्रिमंडल का मसला जो है वो किसी व्यक्तिगत पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड नहीं है, पूरे प्रदेश का मसला है। बिल्कुल। और पूरे प्रदेश की जनता पिछले 3 सालों से ये इंतजार कर रही है कि कब उत्तराखंड का मंत्रिमंडल एक पूर्ण स्वरूप हासिल करेगा। क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में त्रिवेंद्र जी के टाइम पे भी मंत्रिमंडल में पद रिक्त रह गए थे, और जब से धामी जी आए हैं, धामी जी को लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए, और 3 साल से ये पद रिक्त होना निश्चित तौर पर, देखिए ये बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी ख्वाहिश तो है कि उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिले, बिल्कुल, लेकिन इस प्रदेश की जनता भी ये चाहती है कि मंत्रिमंडल का स्वरूप पूरा हो, जिससे कम से कम जो पद मुख्यमंत्री जो पदों का बोझ अपने सिर पर लादे घूम रहे हैं, कम से कम वो हल्के हो जाए, बिल्कुल, और दूसरे नए मंत्रियों को काम करने का मौका मिले। और हमारे यहाँ 24 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं, अधिकांश मंत्रिमंडल पूरे रहे हैं, उसमें नए भी रहे हैं, लोग पुराने भी रहे हैं, और एक इस तरह का संतुलन बैठाया जाता है कि नए और पुरानों का संतुलन बैठे ताकि नए लोगों को अनुभव मिले, पुरानों को देख के सीखे। और देखिए ये एक प्रक्रिया है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है, ये पालन करना पड़ेगा, इससे पॉलिटिकल पार्टी का कोई मसला नहीं। अब ये कांग्रेस का कहना कि नहीं करेंगे या करेंगे, ये देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, और जैसा मैं बाइट सुन रहा था मनवीर चौहान की, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी है, कि मुख्यमंत्री और हाईकमान का प्रोरोगेटिव है, उनका अधिकार है कि वो किसे करते हैं। दूसरी चीज, हमारे यहाँ कभी भी कोई मंत्रिमंडल हो 24 साल में, चाहे वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का, इनमें मुख्यमंत्री की हैसियत मंत्री बनाने की नहीं है। ये केंद्र तय करता है कि मंत्री कौन बनेगा। बिल्कुल, और केंद्र से बाकायदा लिस्ट आती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो शीर्षस्थ नेता है वो दिल्ली में बैठे हैं, बिल्कुल, वो तय करते हैं। वो देखिए सारी परिस्थिति को देख के, सामाजिक, अभी जपिन जी ने बात कही थी, अरुण शर्मा जी आपने सुना होगा, जपिन जी ने कहा कि भाई जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको भी एक जिम्मेदार पद दिया जाएगा, और आपको पता है एक अनुभवी हैं, तो जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं को कितनी एड़ियां घिसनी पड़ जाती हैं, और लगता है कि एक ऐसा जिम्मेदार पद दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सोनी जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि देखिए आप बार बार जो नेतृत्व परिवर्तन की जो चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ठोस आधार है, क्योंकि हालांकि मैं ये भी कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड है इस राज्य में कि कभी उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को पूरा कार्यकाल नहीं करने दिया। ये रिकॉर्ड है, चाहे आप त्रिवेंद्र मंत्रिमंडल की बात कर लीजिए, खंडूरी मिशन की बात कर लीजिए, या उससे पहले बात कर लीजिए नित्यानंद स्वामी और कोश्यारी जी, कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री ने कार्यकाल अपना पूरा नहीं किया। वो बीच में ही कोई दूसरा आदमी टपक गया। पिछले अगर मंत्रिमंडल की याद हो तो त्रिवेंद्र के बाद तीरथ सिंह के बाद धामी, तो ये आपने भी देखा होगा, क्योंकि आप रोज कोई ना कोई डिबेट कर रही है किसी ना किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे, तो इतनी नॉलेज आपको भी है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं
वो कोई ऊपर से नहीं टपके। ये जमीन से उठ के आते हैं। उनके अलावा जो दूसरी पार्टियों से आते हैं, उनके अलावा कह रहा हूं, जो ओरिजिनल भारतीय जनता पार्टी का कैडर है वो नीचे से ऊपर आता है। चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने वाले लोग हो या प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले लोग हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो, वो नीचे से ऊपर आते हैं। कोई ऊपर से थोपा नहीं जाता। लेकिन उनके अलावा जो दूसरी पार्टियों से आए, मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को, और इसलिए प्रदेश में बहुत सारे पुराने नेताओं की फौज है, जो विधायक नहीं बन पाए, जो मंत्री नहीं बन पाए, तो उनको कहीं बिल्कुल यहाँ पर नए पुराने की भी होड़ होगी कि भाई कितने पुराने लोगों को तरजीह दी जाती है, कितने नए लोगों को ये जिम्मेदारी दी जाती है। वापसी करेंगे चर्चा में। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, रूबरू करा दें दर्शकों को। संघमित्रा मौर्य MP MLA कोर्ट में हाजिर हुई हैं। यह अहम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी पूर्व सांसद हैं संघमित्रा मौर्य, जो कि कोर्ट में पेश हुई। MP MLA कोर्ट ने संघमित्रा मौर्य को हिरासत में लिया है। तो कोर्ट ने संघमित्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने संघमित्रा के खिलाफ ये वारंट जारी किया, यानी कि पूछताछ होगी। तो कुछ ही देर में MP MLA कोर्ट का आदेश जारी होगा। शिवा शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। शिवा, क्या अपडेट? देखिए सोनी, अभी कुछ ही देर पहले लखनऊ के जिला न्यायालय के अंदर जो MP MLA कोर्ट है, उस कोर्ट के सामने पूर्व बीजेपी के सांसद संघमित्रा मौर्य, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है, वो हाजिर हुई है। और पहले मौर्य, उनके पिता स्वामी प्रसाद के 2 अन्य गैर जमानती वारंट इशू किया। लगातार कोर्ट की डेटें पड़ रही थी, क्योंकि संघमित्रा मौर्य के खिलाफ एक परिवाद दाखिल हुआ था और उस परिवाद में कहा गया था और अविवाहित बताते हुए दूसरी शादी कर ली थी। तो 2019 के साल से पूरा मामला है, जिस पर MP MLA कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही थी। लेकिन जो प्रतिवादी पक्ष है, यानी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य और उनके परिवार के अन्य लोग, वो लगातार कोर्ट में पेशी के दौरान भी वो हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने सभी के खिलाफ NBW का वारंट जारी किया था और लखनऊ पुलिस को आदेशित किया था कि इस पूरे मामले में सभी लोगों को उनके समक्ष गिरफ्तार करके पेश किया जाए। लेकिन एकाएक आज संघमित्रा मौर्य लखनऊ के MP MLA कोर्ट पहुंची है, जिस पर MP MLA के जज ने उनको तुरंत हिरासत में लेने की बात कही है। फिलहाल अभी तक कोई ऑफिशियल जो आदेश है वो MP MLA कोर्ट द्वारा जारी नहीं किया गया है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जब शाम तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या किसी भी तरीके जारी होगा, तो उसमें संघमित्रा मौर्य और खासतौर से स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन अभी फिलहाल लगाया जा रहा है। बिल्कुल शिवा, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल 2019 का ये मसला है और शादी छिपाए जाने को लेकर दूसरी शादी से रिलेटेड, और अब कोर्ट की सख्ती भी इस मामले में नजर आ रही है, जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, पूर्व सांसद हैं संघमित्रा, और कोर्ट में पेश हुई और अरेस्ट वारंट भी जारी किया जा सकता है। देवभूमि के दंगल में वापसी करते हैं, कुंवर जपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। कुंवर जपेंद्र जी, देखा जाए 4 रिक्त पदों को लेकर भी जो सवाल सामने आ रहा है कि भाई ये इतना वक्त बीत गया, ये 4 रिक्त पद अभी भी नहीं भरे गए, और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी लगातार असमंजस की स्थिति, और साथ ही ये सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है कि भाई जो पुराने वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर कुछ नए जो हैं या निचले कैडर के हैं, या उनको भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जैसा कि कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे थे आप? देखिए, हमने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता के अनुसार समय समय पर दायित्व दिए जाते रहे हैं और भविष्य में भी दिए जाते रहे हैं। संगठनात्मक दृष्टि से, सरकार के सहयोगी की दृष्टि से, प्रदेश के विकास की दृष्टि से
धरातल पर रिजल्ट ओरिएंटेड कार्यों की दृष्टि से जो निर्णय संगठन को, प्रदेश संगठन को और डेफिनेटली फाइनली संगठन केंद्र में सारी सभी चीजों को एनालिसिस करता है और सभी कार्यकर्ताओं को बारी बारी से मौका मिलता है, तो हमें उम्मीद है कि इस बार भी अच्छे कार्यकर्ता और अच्छे लोग अच्छे दायित्वों के सामने आएंगे, ताकि प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने में सरकार का सहयोग कर सके। हालांकि नामों को रिवील नहीं किया गया, लेकिन पदाधिकारियों के साथ जो बैठक हुई उसमें लगभग ये तय हो चुका है, तय माना जा रहा है कि किस किस को कौन कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर कुछ पता हो तो बता भी सकते हैं। फाइनल डिसीजन ये सब ओपन नहीं होते हैं और फाइनल डिसीजन केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य के संगठन और सरकार के पास सुरक्षित होते हैं, और जब भी नामों की लिस्ट आएगी तो सब साफ हो जाएगा कि किसे किसे क्या क्या दायित्व मिले हैं और वो प्रदेश के सहयोग विकास में किस तरह से सहयोगी होंगे, सरकार के लिए किस तरह से सहयोगी होंगे, ये सब चीजें सामने आएंगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इंतजार करना होगा विपक्ष को भी। आशीष नौटियाल जी, आपका रुख कर लेते हैं। आशीष जी, एक तरफ तो विपक्ष भाई इन तमाम मसलों को लेकर सवाल भी उठाता है, दूसरी तरफ विपक्ष का ये भी जवाब निकलकर सामने आता है कि मान लो अगर मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है तो कौन सा उत्तराखंड का भला होने वाला है। ये आपने अच्छा सवाल कर दिया इनसे, अब आपने इन्हें नहा कि फंसा दिया, ये कोई और एंगल ढूंढते और आपने इन्हें फंसा। आशीष नौटियाल जी, अच्छा लगा हमारे भाई साहब को। आशीष नौटियाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं, और जब डरे हुए तो उन्हें याद आई कि अब क्या करूं, मेरे खिलाफ पूरी पार्टी के अंदर माहौल बन चुका है, तो कम से कम 3 दर्जन लोग तो अपने बनाओ। 3 दर्जन लोगों को अगर ये दायित्व दे देंगे तो 3 दर्जन लोग शायद इनकी कुछ पैरवी करेंगे। अभी तक 3 साल तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ठग के रखा, हर विभाग में खुद ही बैठे थे सब कुछ करने के लिए। अब लास्ट में जब इन्हें लगा कि भैया तो दिल्ली की दौड़ शुरू हो गई, अब माहौल बदल रहा है, मुख्यमंत्री बनने का समय भी आ गया, क्योंकि या तो 2.5 साल के कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं तो मुख्यमंत्री का लगभग कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। अब इन्हें इसलिए लगा कि हमें विस्तार कर देना चाहिए। तो कुल मिला के देखिए, अगर ये जनता के साहूकारों से थोड़ा भी मतलब होता तो ये लोग पहले ही अपने जो मंत्री बनाने मंत्री बना लेते, जिनकी जो आवश्यकता थी हमें, जो ये कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए। और अगर जरूरत है और राज्य हित के लिए राज्य मंत्री बनाना आवश्यक है तो आज से पहले ही बना देने चाहिए थे, क्योंकि राज्य हित सर्वोपरि है। तो अपना हित मत देखो, सबसे पहले राज्य का हित होना चाहिए। अगर राज्य मंत्रियों की जरूरत है तो आप शुरू में बना देते, राज्य का हित तो होता। आज जब आपकी कुर्सी जा रही है तो आप ढूंढ रहे हैं कि हम 3 दर्जन लोग कौन लाए जो मेरी पैरवी कर पाए, तो सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। अभी कितने दिन और गुमराह कर पाते हैं, क्या करते हैं। अभी तो देखो पीछे 2 लिस्टें आई थी, 10-10 की लिस्ट आ रही थी, ऐसे इतने बड़े टुकड़ों में आ रही थी। अब पहली बार 3 दर्जन एक साथ इन्होंने बोले हैं, तो इसका मतलब ये लोग कुछ चाह रहे हैं करना। बाकी मुख्यमंत्री जी को मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, राज्य हित सर्वोपरि है। राज्य हित के लिए आपको जो अच्छा लगता है, जो हो सकता है, चलिए ठीक है। फिलहाल आशीष नौटियाल जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं था, शांति प्रसाद जी का रुख कर लेते हैं। बुरा लगा इस चीज को देखकर, किस तरह से आप लोगों ने इस तरह से एक निर्दोष की हत्या हो जाती है और कोई सुनवाई नहीं है, तो ये सब काम बंद होने चाहिए। तो यही हम चाहते हैं। बाकी मुख्यमंत्री जी अच्छा करें राज्य के लिए तो अच्छा हो, हम चाहते हैं अच्छा होना चाहिए। शांति प्रसाद जी, मंत्रिमंडल विस्तार उत्तराखंड के लिए जरूरी भी है और एक प्रक्रिया भी है जो कि होती ही है। और जिस तरीके से अभी कांग्रेस का बयान आपने भी सुना होगा, अभी रिपोर्ट के दौरान, रिपोर्ट जब चल रही थी, तो क्या लगता है कुछ ऐसे नए मंत्री या ऐसे व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाए, अगर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड का कुछ भला होने की उम्मीद। तो सही बात कही आपने। जी शांति लोकतंत्र में ये मानक बनाए हुए हैं कि 70 विधायक हैं तो 12 कैबिनेट होनी चाहिए, और अगर ये कैबिनेट नहीं बन पाई है तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जितनी अव्यवस्था रहेगी उतना भ्रष्टाचार करने में आनंद आएगा। अब आप बता दीजिए कि जब आपसे कैबिनेट तैयार नहीं हो पा रही है, जब आप डबल इंजन की सरकार हो, प्रचंड बहुमत आपको मिला है, सोचिए अगर आपको कहीं मिलीजुली सरकार बनानी पड़ती तब तो आप ये कहते कि हमारे पास सरकार कमजोर है इसलिए नहीं कर पा रहे। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब प्रचंड बहुमत है और तब आप कैबिनेट पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना नहीं जानती, भ्रष्टाचार पर इनका ध्यान है। अब क्योंकि 2 चुनाव हार गए तो अब इनको ये डर लग रहा है कि कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी ना चली जाए, इसलिए अब वो लॉबिंग पे लग गए, अब राज्य मंत्री भी देंगे।
अगर आपको वाकई राज्य विकास के लिए राज्य मंत्रियों की आवश्यकता थी तो 2 साल पहले क्यों नहीं? आखिर ये सवाल हमारा जो करने का है उसके पीछे सिर्फ एक लॉजिक है कि जो भारतीय जनता पार्टी सुशासन की बात करती है, ईमानदारी की बात करती है, इनकी ईमानदारी पे उंगली इसी बात पे उठती है कि जो भ्रष्ट पार्टी अपना कैबिनेट कोरम पूरा ना कर सके, समझ लीजिए इस राज्य को लूटने के लिए दोनों हाथों से उन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। तीसरी बात, मुख्यमंत्री का काम फाइलों के पीछे बैठना नहीं होता। मुख्यमंत्री का काम होता है कि जहां व्यवस्थाएं नहीं है उस व्यवस्थाओं को ठीक करना। मगर दुर्भाग्य की बात है सारी फाइल मुख्यमंत्री लेके बैठे, सारे विभाग मुख्यमंत्री लेके बैठे। मुख्यमंत्री कार्यालय में जाओ तो फाइल के पीछे मिलते हैं हमेशा। हम कुछ कहना चाहेंगे। जपेन जी आते हैं। केवल आप अपने स्तर पर जिस भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसकी आप पुष्टि कर रहे हो। यही कारण है कि मुख्यमंत्री कार्यालय बेईमानी के उसमें आरोपों में घिरा हुआ है, मुख्यमंत्री चुप है। मैं पूछना चाहता हूं अगर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब इस बात का जवाब ले लें शांति प्रसाद जी। मैं पूछना चाहता हूं अगर बेरोजगारों के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल जपेन जी कैबिनेट का फॉर्म जो है वो अधूरा अभी तक क्यों, इतना लेट लतीफी क्यों? शांति प्रसाद जी को जो सुना रहे थे। आज देश में 70% राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम करती है और जनता की पहली पसंद बनी। और AUKD के ये हमारे प्रवक्ता साथी, इनका तो वो हाल है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, एक विधायक जिता के ला नहीं सकते। प्रदेश की जनता इन पे भरोसा नहीं करती है, बातें देखिए कितनी बड़ी बड़ी, और एक विधायक इनका जनता चुन के नहीं देती। जनता को इनकी हरकतों का पता है, जब तक और अब ये भाजपा में जपेन जी हम आज भी उत्तराखंड ठीक है। शांति प्रसाद जी आपकी बात पूरी हो चुकी है। जपेन जी सुनिएगा जरा, अच्छी बात है जनता ने जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया, लेकिन उस बात का घमंड भारतीय जनता पार्टी को नहीं होना चाहिए और ये नहीं बोलना चाहिए। जी क्या जी, ये आपका क्या सवाल है सोनी जी? सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी को अगर उत्तराखंड वासियों ने, देश की जनता ने एक बार फिर से सत्ता में काबिज किया तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड नहीं है, हमें घमंड नहीं है, हम अपने दायित्व को समझते हैं, हम अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। हम समझते हैं कि हमारे ऊपर जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा डाला तो फिर ये सवाल क्यों? और उसी दृष्टि से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, प्रदेश सरकार काम कर रही है कि तो फिर ये सवाल क्यों निकलकर सामने आ रहा है कि भाई उत्तराखंड के CM अब अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होगा? कुर्सी बचाने में कौन लगा है? कुर्सियां तो बची हुई हैं भारतीय जनता पार्टी। असंतोष है भारतीय जनता पार्टी में, ये तो विपक्ष कह रहा है। सोनी जी ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिनके पाए हिलते रहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्थिर सरकार है, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है और निश्चित तौर पर उत्तराखंड में अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं के अनुसार प्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में ईमानदारी से प्रयासरत है। उत्तराखंड का कितना प्रोग्रेस है अरुण शर्मा जी आप देख पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, और यहाँ पर जो विपक्ष कह रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ही असंतोष है, और यही सवाल कांग्रेस के लिए हुआ करता था अभी तक और आज भी है कि भाई कांग्रेस पार्टी में एकजुटता नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए सोनी जी एक बात तो तय है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है वो कहीं ना कहीं निराश है जी, और वो इस वजह से निराश है कि बिना हिसाब के बेहिसाब ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर भर्ती कर दिया गया। अभी विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा होगा, बिल्कुल दावा किया जाता था कि 16,000 लोग अन्य पार्टियों से भर्ती कर दिए गए। उसमें अलग अलग लेवल की बात करूं तो अलग अलग लेवल के लोग थे, और उस वजह से जो भारतीय जनता पार्टी का मूल कैडर है, आप देख लीजिए कि उसने लोकसभा चुनाव में जिस तरह काम किया जा सकता था उसने नहीं किया, और इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी 5-5 लाख वोट से जीत का दावा कर रही थी हर सीट में, वो उसके नजदीक भी नहीं पहुंच पाई। तो आप ये देखिए
बिल्कुल। दूसरी चीज, मुझे कई कार्यकर्ता जो जनता के बीच में कार्य करते थे वो ये बताते थे कि चुनाव के लोकसभा चुनाव में बड़े नेता आते थे और सुबह से शाम तक मीटिंगें करते रहते थे। वो कह रहे कि भाई साहब हमें तो उन्होंने दफ्तर से बाहर निकलने का मौका ही नहीं दिया, तो हम जनता के बीच में क्या जाते। सुबह से शाम तक कोई ना कोई बड़ा नेता आ रहा है, वो बौद्धिक चला रहा है और अपना ज्ञान बांट रहा है, और उस ज्ञान के चक्कर में वो जो मूल आपका वार्डों के अंदर काम करने वाले लोग थे, अलग अलग समुदाय के अंदर काम करने वाले लोग थे, वो नहीं निकल पाए उन दफ्तरों से बाहर। और निश्चित तौर पर देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि जब बड़ा होता है कोई दल, तो उसमें बहुत सारी चीजें भी पनप जाती हैं। अब आप दूसरे दलों से आए हुए लोगों को तो आज आप टॉप पोजीशन में बैठा रहे हो, और अपने दल के लोग जिन्होंने दरी उठाने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके, कुर्सी बिछाने से लेके सारे काम आपके किए, आज कहीं ना कहीं वो लोग हाशिए में है। बिल्कुल। तो वो असंतोष है, लेकिन वो असंतोष निचले तबके का है। अगर ऊंचे तबके की बात करें, मतलब ऊपर के लेवल की बात करें, तो कहीं ना कहीं देखिए, वो कहीं ना कहीं अनुशासन के चाबुक से डरे हुए लोग हैं, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में पब्लिक में चीजें नहीं निकल के आती जैसे कांग्रेस में आ जाती हैं या और दलों में आ जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो अनुशासन का चाबुक है वो बड़ा मजबूत होता है। उन्हें पता है कि एक बार अगर किसी बड़े से बड़े नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता अगर दिखा देते हैं तो उसके लिए कहीं कोई है नहीं। हमने कल्याण सिंह जैसे लोगों को भी उत्तर प्रदेश में देख लिया कि पार्टी से निकाले जाने के बाद उनकी क्या हैसियत रही, वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बिल्कुल। आखिर में क्या हुआ, इसलिए आकलन रिपोर्ट साफ यही बात बता रही है अरुण शर्मा जी। इस बार लोकसभा चुनाव में जो नतीजे सामने आए, भारतीय जनता पार्टी ने जब इसका आकलन किया तो भाई सबसे ज्यादा यही निकलकर सामने आया कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और अब क्या कार्यकर्ताओं को खुश करने की एक कवायद के तौर पर इसे देखा जाए जपेन जी? खुश किया जाएगा ऐसे मेहनती कार्यकर्ताओं को? अनम्यूट करिएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऑलवेज खुश ही रहता है, लेकिन ये एक संवैधानिक मर्यादाएं हैं और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जिस तरह से बाकी प्रदेशों में एमएलसी चुने जाते हैं, यहाँ जहाँ एमएलसी नहीं चुने जाते वहां दायित्व दे दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक सरकार में मंत्रियों की संख्या बहुत सीमित होती है अनुपात के अनुसार, और उन संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जिम्मेवार लोगों को, कर्मठ लोगों को, कार्यशील लोगों को, ज्ञानवान लोगों को समय समय पर दायित्व बांटे जाते हैं, और वो सभी दल बांटते हैं। कोई ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अलग कर रही है, संवैधानिक मर्यादाओं के तहत ही कार्य किए जाते हैं और उन सब लोगों को दायित्व दिए जाने हैं। हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है उत्तराखंड में जो नई शुरू हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के दायित्वों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेतृत्व से ज्यादा विपक्ष करने लग गया है, विपक्ष के नेता करने लग गए हैं। वो चर्चाएं अब ऑन स्क्रीन आ गई हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम विपक्ष का भी कहीं ना कहीं भरोसा जगह है, और वो विपक्ष भी सच को स्वीकार कर चुका है अंदर अंदर, चाहे भले ही ऑन स्क्रीन ना बोले, कि आज भारतीय जनता पार्टी जनता की पहली पसंद है, और भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुनना ये एक अपने आप में बहुत एक अच्छा संकेत है एक स्वस्थ लोकतंत्र का। और भारतीय जनता पार्टी इन जिम्मेवारियों को समझती है, इन जिम्मेवारियों के बढ़ते जनता ने बोलने का मौका दिया है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं भूलना चाहिए। अगर विपक्ष आज थोड़ा सा अपने आप को ये समझ रहा है कि भाई थोड़ा सा हम बोलने के लिए सक्षम हुए हैं, थोड़ी सी मजबूती मिली है, तो जाहिर सी बात है वो एक जनाधार ही है। आशीष नौटियाल जी, जपेन जी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, काफी कुछ क्या भारतीय जनता पार्टी से अभी सीखने की जरूरत है? एक नैरेटिव इनका फिट हो गया और लोकसभा चुनाव में चल गया जो इनका ये सिक्का, तो वो तो लोकसभा चुनाव में चल गया। आने वाले समय में उसकी हकीकत भी पता चल जाएगी। आपने जो संविधान बदल देंगे, उस नैरेटिव को फिट करके देश की जनता को भ्रमित करने का काम करा। अब वो भ्रम देश की जनता के दिलो दिमाग से निकल चुका है, और आने वाले समय में उसका जवाब भी जनता और वोटर देगा। आशीष नौटियाल जी, हमें चिंता राज्य की है, इन लोगों से राज्य को कैसे बचाया जाए।
और ये लोग राज्यों को लूटने में लगे। देखिए, अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, जो हम पहले ही कह चुके हैं। सिर्फ चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री जी अपने पद को कैसे बचाएंगे, अपनी कुर्सी कैसे बचाएंगे, इसलिए राज्य मंत्रियों का बंटवारा होने जा रहा है। अगर इससे जनता को फायदा हो सकता है तो हम तो तैयार हैं। हम तो कह रहे हैं 2 साल 2.5 साल पहले कर देना चाहिए था। क्यों जनता को इतने टाइम आपने नुकसान में रखा? तो हम तो इसके लिए पहले से ही तैयार हैं। लेकिन ये लोगों की मंशा गलत है, इसलिए हम इनके सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि अगर मंशा सही होती तो पहले ही राज्य मंत्री बन जाते। आज मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो इसलिए वो इस तरह की। चलिए शांति प्रसाद जी से थोड़ा सा फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि समय कम है, संसद का रुख करना है। शांति प्रसाद जी, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ ऐसे मंत्रियों को शामिल कर सकती है जो भारतीय जनता पार्टी के चहेते हैं, या फिर कुछ ऐसों को जो वाकई में जिम्मेदारी से काम करना चाहते हैं या करते हैं? क्या लग रहा है? पिछली सरकार में भी यही शगुफा छोड़ छोड़ के 5 साल निकाल दिए, कैबिनेट का कोरम पूरा नहीं किया। उसी क्रम में आप देखेंगे ऐसे कर करके ये 5 साल निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी की समझ में ये नहीं आता है कि चैनलों में इनके खिलाफ खुलकर जो है डिबेटें चल रही हैं, और आज की डिबेट भी यही बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली खराब है, जिस कारण इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर राजनीतिक बेशर्माई देख लीजिए, खुलकर बोल रहे हैं कि हमारे को बहुमत मिला है, हम जो करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक बेईमान पार्टी है। ऐसा कोई नहीं है जिसे इन्होंने ठगा नहीं है। अब ये खुलकर टीवी चैनलों में बोल रहे हैं कि यदि हम चुनाव जीते हैं तो हम कुछ भी कर लें। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी घमंड में चूर है। जनता इनका घमंड तोड़ेगी, और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हारेंगे, विपक्ष जीत कर आएगा, तो जितना लूटा है शांति प्रसाद जी, इस बार का जो रिजल्ट सामने आया, आत्म आकलन करने पर भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई है। समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं, सदन का रुख करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और संसद का रुख करते हैं, जहां पर विपक्ष के उन तमाम सवालों का जो बजट पर उठाए गए, उसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कुछ कह रही हैं, जवाब देती हुई नजर आ रही हैं। सीधा आपको सदन लेकर चलते हैं। And this year, that is 2013 and 14, whereas this year it is 2.66 lakh crores, which is 11.7% more allocation over the last year, 28,000 crores more than the last year. Urban development was only 0.12 lakh crores in 2013-14, whereas it is close to a lakh crore now, 7,000 crores more than last year. Health and social welfare, sir, 0.72 lakh crores in 2013-14, it is now 1.46 lakh crores, 8,000 crores more than the last year itself. So nowhere has the budget given lesser allocation than the previous year. I would want to appeal to honorable members to please have a look at the document in full and see that no allocation has been reduced. Sir, just briefly, what the budget 2024-25 tries to bring in is a balance among several objectives, because growth is important, and through better growth, higher growth, we believe that inequality can be addressed. So growth, employment, welfare spending, capital investments, and fiscal consolidation, these are the factors which we've tried balancing in the budget. So an indicator which is very important for us. If I'm insisting on doing public spending on capital expenditure, the quality of public spending is the revenue deficit to fiscal deficit ratio normally. From about 80% in 2020-2021 COVID year, on account of COVID pandemic, the revenue deficit to fiscal deficit ratio, sir, was expected to fall to 36% was very high, whereas it is now fallen to, it is expected to fall to 36% in 24-25, and therefore reflecting the fact that expenditure is going towards quality asset creation. No one can refute this data, sir. These are all available in public domain. And the other thing which is an important indicator, I had promised in the South, sir, 21-22, that the government would endeavor to attain fiscal deficit to GDP level below 4.5% by the year 25-26, from an unprecedented high of 9.2% in 2020-2021. We have kept completely to the trajectory projected.
We have not deviated from it. We are complying with that fiscal deficit trajectory given by me. Even today, you see that we've gotten to the 4.6. Actually, this year, we have clearly given 4.9 as the fiscal deficit. So we are keeping our word on that. India's exceptional post-pandemic economic recovery to become the fastest growing economy over the last 3 years is truly magnificent, and I thank every citizen, the middle class, the owners, the farmers, marginal workers, traders, everyone who I've mentioned, I've not mentioned, deserve big gratitude, a word of thanks from all of us, sir, because of their toil and hard work and belief that they have the situation for their families to be better, has resulted in becoming the fastest growing economy. And how many nations, may I ask this year, how many nations have achieved this balance through the budget since COVID to retain that growth, ensure that this balance happens and continues that sustainable growth momentum? So at least these sort of things which have to be remembered for the sake of thanking our people, I would like to highlight these as the last few years' achievement of this government and entirely thanking the people here. And this couldn't have been possible unless there is a hard-working, visionary leadership which takes us forward so that the country can really come out of the COVID distress. And I thank Honorable Prime Minister. तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, जो विपक्ष के बजट को लेकर उठाए गए सवालों का जवाब देती हुई नजर आई, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो बजट है, आकलन भी किया कि पिछला और 2024 और 25 का जो बजट है वो ग्रोथ को हाइप देता है। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।